हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो कल हमने वाइगोस्की जी की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पियाजे जी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ा था। जिसने भी वो सेशंस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हो। अब तक की सीडीपी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबके आप जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तभी एग्जाम तक आप बेहतर अंक स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की यानी कि नैतिक विकास की जो थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की। तो बेसिकली कोलबर्ग जो थे वो पियाजे की जो नैतिक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे प्रभावित थे, इम्प्रेस थे। उसी के मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए उससे थोड़ा बहुत प्रभावित होकर उन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप की थी या सिद्धांत उसका दिया था। तो बेसिकली कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये कोलबर्ग जी की इमेज है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले जानते हैं कोलबर्ग के बारे में। बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेंगे कि ये थे कौन। तो कोलबर्ग जी ये क्या थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वर्क करते थे, प्रोफेसर या साइकोलॉजिस्ट थे कह सकते हैं हम। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये पियाजे जी की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है जिसको अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमने अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ा है। उस वो सीटेट में आती नहीं है, टीचिंग एग्जाम में बेसिकली पूछी नहीं जाती है, फिर भी हम पढ़ लेंगे, है ना। तो उससे क्या थे, इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। उसी उसी को थोड़ा बहुत आधार बना के, सेम तो नहीं पर उसी को थोड़ा बहुत आधार बना के उन्होंने क्या किया, अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये बताया, इनका जन्म 1927 में हुआ था। बेसिक जानकारी के लिए जान लेते हैं। ठीक है, जो हुआ था 1927 में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये बताया कि जो एक बच्चा है वो किस तरह से नैतिक विकास करता है। क्या मतलब कि वो जो नैतिक तर्क है वो बच्चे का किन किन स्टेजों में आता है। अब ये नैतिकता क्या है, नैतिक विकास है क्या बेसिकली, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये नैतिक विकास है क्या, ये नैतिकता क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वर्क करते थे। ठीक है, और 1927 में इनका जन्म हुआ था। और जो पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उससे क्या थे, ये इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो मोरलिटी का मतलब होता है बेसिकली नैतिकता का, जो मोरलिटी होती है या नैतिकता जिसको हम हिंदी में कहते हैं नैतिकता, उसका मतलब क्या होता है, सही और गलत के बीच में अंतर करना, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यानी कि सही और गलत के बीच में जो अंतर जिसकी वजह से हम कर पाते हैं, दुविधा जो हमारी होती है सही और गलत के बीच की, उसमें किसी एक को चुनना सही या गलत में से, वो क्या होता है, वही हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, नैतिक तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, या फिर कुछ राइट होगा या फिर क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंसान को क्या रहेगा, एक डायलेमा रहेगा, एक दुविधा रहेगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायलेमा। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे दुविधा, है ना। तो इन दोनों के बीच, सही और गलत के बीच जो दुविधा होती है उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है, मोरल रीजनिंग, है ना। जो हमारे अंदर मोरल रीजनिंग होगी वो जो नैतिक दुविधा होगी उसको सॉल्व करने का काम करेगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम, मोरलिटी कहते हैं, सही और गलत के बीच में अंतर जानने को, है ना, सही चीज को चुनने को और गलत चीज को बहिष्कार करने को, खारिज करने को क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम इन्होंने स्टेज वाइज बताया कौन से स्टेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 72 सैंपल्स, मतलब कि 72 सैंपल्स थे इनके मोरल डेवलपमेंट के।
लार्ज मतलब कि बहुत सारे सैंपल्स थे 72, जिसमें से एक था डायलेमा जो थे, इनके 72 सैंपल्स थे डायलेमा के। ठीक है, डायलेमा मतलब दुविधाएं थी, जिसमें 72 नंबर्स ऑफ दुविधाएं थी या डायलेमास थे। उसमें से एक है हाइंज डायलेमा। ठीक है, हाइंज डायलेमा, जिसके आधार पर इन्होंने क्या किया, ये जो मोरल डेवलपमेंट की आप ये जो थ्योरी पढ़ेंगे उसको उन्होंने प्रतिपादित किया या दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। हाँ, तो हमने क्या जान लिया कि इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, और क्या क्या है, मोरलिटी होती क्या है बेसिकली, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि जो सही और गलत के बीच का भेद होता है वही हमारा क्या होता है, नैतिकता होती है। ठीक है, जो नैतिक तर्क होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं, भेद जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा। डस्टर खो गया है आज, तो इसी से रफ करेंगे। तो हमने जैसे क्या बताया, मोरल जो मोरलिटी है वो क्या है, राइट और रॉन्ग के बीच का क्या है, अंतर है। राइट और रॉन्ग के बीच का अंतर है। ठीक है, एक होता है इसी में दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके, एक तो मोरल आपका हो गया मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग, और दूसरा क्या हो गया, मोरल डायलेमा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है, मोरल रीजनिंग क्या है, नैतिक तर्क, ये नैतिक तर्क है। ठीक है, नैतिक तर्क। ठीक है, और ये है दुविधा, नैतिक दुविधा। ठीक है, तो ये जो डायलेमा है ये आपकी दुविधा है, सही और गलत के बीच की दुविधा है। अब जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, आप भ्रमित हैं, है ना, आप दुविधा में कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, है ना, क्या आपको चुनना चाहिए, जहाँ पे आप कंफ्यूजन में। तो नैतिक तर्क क्या करेगा, आपकी इस दुविधा से निकलने में सहायता करेगा। अब ये दुविधा एकदम ईजी तो होती नहीं है कि बस एक को चूज कर लिया, ये राइट है ये रॉन्ग है, एकदम से मन में आया या ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। उसके बीच में थोड़ा बहुत हमें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ना। तो जो दुविधा होती है उससे निकलने में हमारी सहायता कौन करता है, मोरल रीजनिंग करती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा मोरल रीजनिंग और मोरल डायलेमा के बारे में, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग में बच्चों को। ठीक है, तो मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग में यही अंतर था कि जो दुविधा से निकलने में हमारी सहायता कौन करता है, नैतिक तर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने अभी बताया 72 सैंपल्स दिए थे डायलेमास के, है ना, यानी कि 70 नंबर्स में कितनी थे इनकी जो डायलेमास थे, जब इन्होंने सैंपल यूज किया तो 72 डायलेमास थे। ठीक है, जिसमें से एक है, वन ऑफ देम क्या है, हाइंज डायलेमा, जिसके ऊपर हमारी ये क्या है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी बेस्ड है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइंज डायलेमा में क्या था, हाइंज एक व्यक्ति है। ठीक है, हाइंज एक व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ क्या होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वो बहुत बीमार होती है, एक जानलेवा बीमारी से वो क्या हो रही है, जूझ रही होती है ना, सर्वाइव कर रही होती है। उसमें समझ लो डॉक्टर ने उसको ये बोल दिया होता है कि एक दवा है जो केमिस्ट के पास है, उसको ये आप न्यू दवा बनी है, केमिस्ट के पास है, तो उसको आप लाएंगे तभी आपकी वाइफ की जान बच पाएगी, वरना वो मर जाएगी, है ना, उसका देहांत हो जाएगा वरना। ठीक है, तो हिंज डायलेमा क्या था, इसमें हिंज जो होता है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो केमिस्ट के पास जाके दवा खरीद सके। जब वो केमिस्ट के पास जाता है तो वो दवा उससे मांग करता है सस्ते में, कहता है कि ऐसे अपनी सिचुएशन बताता है कि मेरी वाइफ है, उसको जानलेवा बीमारी है, अगर मैं उसे सही वक्त पे दवा लेके नहीं पहुंचा और ये दवा नहीं ले पाया तो वो उसकी जान जा सकती है। ठीक है, तो केमिस्ट कहता है कि मैं नहीं दूंगा ये दवा, वो बहुत महंगे 10-15 गुना दाम बताता है, 10 टाइम्स या 10 गुना दाम बताता है दवा के। कहता है मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है और मैं नहीं दूंगा इसे फ्री में, तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, या कम सस्ती भी नहीं बेचूंगा मैं, क्योंकि ये दवा बहुत महंगी है और मैं कुछ भी हो जाए पर मैं ये दवा नहीं दूंगा। तो अब हिंज क्या होता है, उसकी भी दुविधा है, वो सोचता है अगर मैं चोरी करता हूँ, वो सोचता है कि अगर मैं दवा नहीं ले गया तो मेरी वाइफ की डेड हो जाएगी, वो उसकी जान जा सकती है, जा सकती है, क्या डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी वाइफ नहीं बच पाएगी अगर आप दवा नहीं लेके आएंगे।
ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो सोचता है कि अगर मैं दवा नहीं लेके गया तो मेरी वाइफ की जान चली जाएगी, और ये केमिस्ट मुझे दवा ऐसे देगा भी नहीं, सस्ती नहीं देगा या फ्री में दवा को मुझे नहीं देगा, चाहे मैं कितनी भी रिक्वेस्ट करूँ। तो वो सोचता है चोरी करने का, वो सोचता है कि मैं ये दवा चुरा लूँगा, है ना। तो इसी मतलब कि इसी डायलेमा में ये क्या था कि अब जब इन्होंने इसका एप्लीकेशन किया हिंज डायलेमा का बच्चों के बीच में, तो बस इन्होंने यही बताया कि इसको हिंज को इसी पे बेस्ड है कि इसको चोरी करनी चाहिए थी तो क्यों करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी, अगर चोरी नहीं करता तो क्या करता। बहुत सारे क्वेश्चन है बेस्ड जिनके माध्यम से नैतिक दुविधा बच्चों के बीच क्रिएट की जाती है, और वो मोरल रीजनिंग के माध्यम से अलग अलग स्टेज में उन्होंने अपने अलग अलग थॉट्स क्या किए, प्रेजेंट किए हैं। ठीक है। तो हिंज क्या करता है, दवा को चुरा लेता है। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है कि उसको दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, इसी पे ये पूरी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंज डायलेमा के बारे में हो गया। ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं चुराता दवा तो क्या होता, उसकी वाइफ की जान चली जाती, है ना। और अगर उसने चुरा लिया तो ये भी एक कानून की दृष्टि से गलत काम था, चोरी करना गलत बात होती है। तो लेकिन अब उसके बीच में दुविधा क्रिएट हो गई ना, और ये मैंने बोला दुविधाएं आसान नहीं होती हैं, उनके बीच में बहुत ही भ्रम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, एक किसको चूज किया जाए। दोनों ही कंडीशन सही होते हैं, बेशक वेज गलत हो सकते हैं, बट दोनों ही स्थितियां सही ही देखने में लग रही होती हैं, तो वहां पे चूज करना मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपका कोई एग्ज़ाम है, और घर में कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उस समय आपके मन में भी नैतिक दुविधा है, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ। मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, जॉब का एग्ज़ाम है, आपने बहुत दिनों से इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन की थी, और बस आप वेट ही कर रहे थे कब एग्ज़ाम हो और कब मुझे देने का मौका मिले, है ना। तो उस स्थिति में आपके बीच में बहुत ही बड़ी मोरल डायलेमा आ जाएगा, आप सोचेंगे मैं क्या करूँ, बेसिकली आप चिंता में हो जाएंगे, आपको रास्ता नहीं समझ आएगा, मैं इधर घर पे रुकूँ या एग्ज़ाम देने जाऊँ। तो ऐसा ही कुछ हिंज के साथ हुआ कि उसने सोचा कि मैं चोरी करता हूँ तो भी गलत चीज़ है, और अगर मैं अपनी वाइफ की जान नहीं बचाता हूँ जो कि मेरा कर्तव्य है उसका जीवन साथी होने के नाते, तो ये भी दोनों ही गलत है। तो उसके बीच में भी बहुत बड़ी दुविधा थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, इजी है, बस कहानी की तरह समझेंगे इजी वे में, है ना। तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। अब इन्होंने क्या, गोलबर्ग जी ने क्या किया है, मोरल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस दिए हैं। 3 क्या दिए हैं, इसके स्टेजेस दिए हैं। ठीक है। स्टेजेस ऑफ एमडी, एमडी मीन्स मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इन्होंने इसकी 3 स्टेजेस दी हैं। सबसे पहली आपकी है प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, यानी कि पूर्व पारंपरिक पूर्व पारंपरिक चरण। ठीक है। दूसरे इन्होंने क्या दिया है, कन्वेंशनल लेवल या कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, यानी कि पारंपरिक चरण। और जो तीसरा और लास्ट है वो क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेवल। ठीक है, यानी कि पश्चात या बाद का पारंपरिक चरण। ठीक है। तो इसमें क्या था, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन्होंने बेसिकली 3 लेवल्स दिए हैं मॉडल डेवलपमेंट के, और सबकी अलग अलग एज बताई है, एज के हिसाब से सबका डिवीजन किया है। जैसे आपका इसमें है प्री कन्वेंशनल लेवल में 3 to 7 ईयर। ठीक है, 3 से 7 ईयर का। फिर कन्वेंशनल लेवल में आपका है 7 to 13 ईयर। ठीक है।
फिर आपका जो पोस्ट कन्वेंशनल है इसमें क्या है 13 से प्लस तक, पूरा जितना भी आपका एज होता है, जहाँ तक भी आप जी सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में 3 to 7 हो गया आपका, कन्वेंशनल लेवल में 7 to 13 और पोस्ट कन्वेंशनल में 13 के ऊपर जितनी भी आपकी एज है उसमें। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये मोरल डेवलपमेंट है ये यूनिवर्सल है ना, सब में होता है स्टेजेस में, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में अलग स्थिति रहेगी, कन्वेंशनल लेवल में अलग स्थिति रहेगी, ठीक है, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में अलग स्थिति रहेगी। तो ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है आपका, ये सबसे लो लेवल है मोरल डेवलपमेंट का आपकी, ठीक है। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। पहले इनके भी अंदर चरण है, जैसे कि सब में 2-2 चरण है, 3 स्टेजेस हैं और इसमें सबके अंदर 2-2 चरण है, ठीक है। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 3 to 10 आप कर सकते हैं, 3 में और सब में 2-2 है, तो क्या हो गया 6 है टोटल, ठीक है। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। इसको रफ कर देते हैं, पता तो आपको चल ही गया है, कोलबर्ग की थ्योरी है। कन्वेंशनल लेवल हो गया, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल हो गया, इनको लेवल मानते हैं, ठीक है, इनको लेवल कहेंगे। ये आपके लेवल हो गए प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं मोरल डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके अंदर भी आपकी 2 स्टेजेस हैं और इसके अंदर भी आपकी 2 स्टेजेस हैं। तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि लेवल जो है हमारे वो क्या है, 3 है मोरल डेवलपमेंट के जो कोलबर्ग जी ने दिए हैं, और जो स्टेजेस हैं वो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 स्टेजेस हैं टोटल। 3 लेवल में स्टेजेस कितनी है, 6 स्टेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो इसमें आपकी 2 स्टेजेस आती हैं, 2 स्टेजेस। सबसे पहले आएगा आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि पनिशमेंट मतलब दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड एवं आज्ञाकारिता, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनको हम स्तर कह रहे हैं, इनको चरण कह रहे हैं, ये चरण 1 है, ठीक है, चरण 1, ठीक है, एक बार आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर, ये सबसे पहला आपका लेवल है जिसमें हम चरण 1 यानी कि स्टेज 1 को पढ़ रहे हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इसकी एज हमने क्या कही थी, 3 to 7 ईयर, ठीक है, 3 to 7 ईयर। ये जो इस थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे फैक्ट नहीं पूछेगा कि जो है कौन सी कितनी एज में ये आया, कितनी एज में, तो कभी की तरह बाई चांस पूछ सकता है, पर आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में क्या है, जैसा कि नाम से पता चला, दंड एवं आज्ञाकारिता, यानी कि इस स्थिति में जब इस स्टेज में बच्चा होगा तो क्या करेगा, वो इसलिए कोई काम नहीं करेगा, अच्छा या खराब काम, इसलिए अच्छा काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे क्या होगा, शाबाशी मिलेगी, है ना, मतलब कि आज्ञा के लिए वो करेगा, आज्ञा पालन यहाँ पे करेगा, आज्ञा पालन की स्थिति है, ठीक है। शाबाशी के लिए अलग स्टेज है, अभी यहाँ पे दंड एवं आज्ञाकारिता के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा, डर की वजह से नहीं करेगा कि उसे दंड मिलेगा या सजा मिलेगी, या फिर किसी भी चीज को अगर मानेगा तो वहां पे क्या होगा, आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी छोटा है तो वो क्या करेगा, बड़ों की हर बात मानेगा और दंड से बचने के लिए जो भी काम करेगा वो पनिशमेंट से बचने के लिए करेगा। जैसे स्कूल में होमवर्क अगर मिल गया तो पहले दिन अगर वो नहीं करके ले गया तो नेक्स्ट डे उसको टीचर ने क्या किया, मारा, उसको पनिश किया, तो नेक्स्ट डे वो इसलिए होमवर्क करके ले जाएगा क्योंकि टीचर उसको पनिश ना करे इसलिए होमवर्क करके ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में बच्चा कोई भी काम इसलिए, नैतिकता जो भी दिखाता है, अपनी प्रेजेंट करता है, वो इसलिए करता है कि वो दंड से बचना चाहता है, बेसिकली पनिशमेंट से बचना चाहता है,
इसलिए नहीं कि उसके अंदर महान नैतिक मूल्यों का विकास हो गया है ना। वो तो धीरे धीरे होगा, अभी तो वो बच्चा है, बस अपनी सजा से बचने के लिए ये काम कर रहा है जो भी कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेज पे, जिसका नाम है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। ठीक है, इंडिविजुअल, इंडी छोड़ ही देते हैं, है ना, व्यक्तिगत, बाद में ट्राई करेंगे, व्यक्तिगत या परस्पर लेन देन की स्थिति भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अदला बदली की जो स्थिति होती है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, इस स्थिति में इसको इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज स्टेज भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे आपस में एक, मतलब कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप होती है वो जैसा का तैसा, टिट फॉर टैट टाइप होती है। जो तुम मेरे लिए करोगे मैं भी बदले में तुम्हारे लिए वही करूँगा। अगर मारोगे तो मार दूंगा, नहीं मारोगे, कुछ शेयर करोगे तो मैं भी शेयर करूंगा, है ना। ऐसी स्थिति होती है बच्चों की कि जैसे को तैसा वाला। स्टोरी तो पढ़ी होगी आपने, ऊंट और किसकी थी, गीदड़ की थी, है ना, कैमल और जैकल की थी, है ना। तो उसी तरीके से जो बच्चे यहाँ पे होते हैं कैमल और जैकल नहीं होते हैं, क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि सेल्फ, अपने स्वार्थ के लिए रिलेशनशिप रखते हैं, जो भी मोरलिटीज दिखाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अगर मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा लग रहा है, मेरा कुछ वहाँ पे बोल सकते हैं लाभ हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तभी मैं उधर जाऊंगा, है ना। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज की स्टेज होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। क्या करते हैं ये लोग, अपना फायदा देखते हैं, है ना। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जैसे कि कोई लड़की है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, उसका नाम रख लेते हैं ए। मान लीजिए कोई लड़की है ए, ठीक है, तो उसको क्या किया गया, उसने उसके फ्रेंड ने उसका टिफिन छीन लिया था। लास्ट डे उसका टिफिन छीन लिया था। नेक्स्ट डे क्या किया उसने, अपनी फ्रेंड बी का टिफिन उसने छीन के खा लिया। और सामने बैठी एक लड़की ये सारी गतिविधियां देख रही है, ये सारी एक्टिविटीज देख रही है, वो टीचर को कंप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में ये चल रहा है ना, कि आपको ये बताना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके माइंड में ये चल रहा है कि ठीक है यार, कल उसने खा लिया था, आज इसने खा लिया, बराबर हो गया हिसाब, इसमें कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से ये अच्छा था। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे अपना फायदा देखते हैं, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं टिट फॉर टैट स्टेज भी इसको हम कहते हैं, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं भी वैसा तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं टिट फॉर टैट स्टेज। ठीक है, और बच्चा यहाँ पे क्या करता है, स्वयं का फायदा देखता है। तो आपका ये हो गया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज स्टेज भी इसको हम कहते हैं, या परस्पर अदला बदली की वो चरण भी कहते हैं। तो ये आपकी पहली स्टेज हो गई। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सनल लेवल के बारे में जान लिया, उसमें दो स्टेजेस थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरी क्या थी, इंडिविजुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, है ना। तो दोनों को हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारी सेकेंड लेवल, कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, समाज के जो नियम कानून है उनको थोड़ा बेहतर तरीके से जानने लगेगा, इन द कंपैरिजन ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, है ना। तो प्री कन्वेंशनल लेवल क्या था, सबसे लो लेवल था मॉरल डेवलपमेंट का। बच्चा उसमें क्या करता है, जो नियम होते हैं उनको बाहरी रूप से जान रहा था, और किस लिए उनको फॉलो कर रहा था, पनिशमेंट से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए उनको फॉलो कर रहा था। लेकिन जब वो कन्वेंशनल लेवल में एंटर किया तो उसको क्या हुआ, इसकी एज लिख लीजिए आप, 8 से 13, उसकी 3 से 7 थी तो इसकी 8 से 13 वर्ष हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बच्चा जो समाज के जो नियम कानून है उनको थोड़ा बहुत बेहतर रूप से समझने लगेगा, उनको पालन करने का प्रयास करेगा। अब किस लिए पालन करने का प्रयास करेगा, आइए जानते हैं। इसकी दो स्टेजेस हैं उसमें। तो सबसे पहले जो इसकी स्टेज है वो है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन।
यानी उसके जो व्यक्तिगत संबंध होंगे, जो भी उसके रिलेशनशिप होंगे, उनको मेंटेन करने के लिए, उनके बीच में अच्छा दिखने के लिए वो क्या करेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे सोसाइटी के, उनको क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसी को हम, इसी स्टेज को कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज, है ना। गुड बॉय, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, जो इसको हिंदी में कहेंगे अच्छा लड़का अच्छा लड़की से संबंधित जो आपका ये चरण है, उसमें क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा पेरेंट्स की नज़र में, स्कूल में टीचर्स की नज़र में क्या करेंगे, अच्छा दिखने का प्रयास करेंगे। हर काम किस लिए करेंगे, वाह शाबाशी पाने के लिए, है ना। इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें क्या हो रहा है, तारीफ मिल रही है ना, इसलिए वो काम करना पसंद करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को देखिएगा जो अभी 8 से 13 साल की उम्र में होते हैं, तो जैसे कि हम लोग के कॉलेज में हम लोग जाते हैं, तो जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को हम लोग ट्रीट करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है हम लोग का, तो ट्रीट करते हैं, तो अगर उन बच्चों को अप्रिशिएट कर दो किसी, अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया है, तो वो उसी काम को दोबारा करते हैं और अच्छे तरीके से, ताकि उनको फिर से क्या कि अप्रिसिएशन मिले, फिर से उनको शाबाशी मिले। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं शाबाशी पाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये सोच के करते हैं कि ये काम करने पे मेरी तारीफ होगी या मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की स्टेज हो गई, ठीक है, जिसको बेसिकली कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन स्टेज, है ना। इसी को हम कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज, ठीक है। अब इसी में जो सेकेंड स्टेज आती है, उसमें क्या होता है, अब सेकेंड स्टेज पे जाते हैं। जैसे इसका सवाल पेपर में बन जाता है कि रीना अपने टीचर को खुश करने के लिए कुछ काम करके लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस स्टेज की ये बात हो रही है ना, या फिर किस लेवल की ये स्टेज है, कौन से नंबर की स्टेज है, इस तरह से पूछता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है नंबर याद करने में, तो आप इनको बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसी की नेक्स्ट स्टेज है, इसी लेवल की, कन्वेंशनल लेवल की, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज, है ना। मेंटेनिंग ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक नियम पालन करने का जो स्टेज है वही है। तो इसको लिखेंगे मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर स्टेज, या इसको मोरल रियलिज्म भी कह देते हैं, रियलिज्म, है ना। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो समाज के नियम कानून है यहाँ पे उनको बनाए रखने की बात होती है। जो बच्चा होता है वो सोचता है कि ये इसका सेकेंड लेवल है, सेकेंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो समाज के नियम कानून है, बच्चा क्या कहता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें सोसाइटी में अच्छे से रहना है, सर्वाइव करना है, तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको हमें फॉलो ही करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जान लेते हैं, एक बच्चा है जिसके पापा ने क्या किया, मान लीजिए रोड पे वो जा रहे थे, उन्होंने रेड लाइट को फॉलो नहीं किया, है ना। तो वो बच्चा मन में यही सोच रहा है कि ये गलत किया पापा ने, इनको फॉलो करना चाहिए था, रूल्स हमारे क्या फॉलो करने के लिए ही बने होते हैं, ताकि जो सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सामाजिक अनुबंध निभाने की जो आपका चरण है, इसमें क्या होगा कि जो भी नियम होते हैं वो हमें पालन करने के लिए होते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ये आपकी ये स्टेज हो गई, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल लेवल की कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं हम, पोस्ट कन्वेंशनल कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, पाश्चात्य, ठीक है, यानी कि बाद की जो पारंपरिक स्तर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 स्टेजेस होंगी, है ना। जैसे सब में 2-2 स्टेजेस थी, वैसे इसमें भी 2 स्टेजेस आपकी देखने को मिलेंगी। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है, इसमें भी आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये 18 अबव की स्टेज है, सॉरी 13 to 18, है ना। इसके आगे तक भी होता ही रहेगा मोरल डेवलपमेंट तो कभी रुकता ही नहीं है, लेकिन जो एजेस है उसमें बताएगा, उसमें 13 to 18, ठीक है। ईयर, ठीक है, महीने नहीं, ईयर मेंशन नहीं हो तो पता नहीं सोचेंगे क्या ही है ये, है ना। तो पोस्ट कन्वेंशनल हो गया, इसमें क्या होगा, हमारी मोरल डेवलपमेंट तो पिछले जो 2 स्तर से उनसे अधिक होगा, है ना, उनसे ज़्यादा होगा। अब इसमें जो सबसे पहली स्टेज है आपकी, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड
इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट, ठीक है, इंडिविजुअल राइट। तो सोशल मतलब सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत जो हमारे अधिकार हैं उन दोनों से रिलेटेड है। इस स्टेज में जो भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका मानना है कि जो समाज के नियम हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है। मतलब जब वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे भी हमारे राइट्स का विरोध हो रहा हो वहाँ पे हमें अपने हक के लिए क्या करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। तो जो इस स्टेज में जो बंदा होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, जो है सोशल ऑर्डर में भी रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो समाज के नियम है उनको फॉलो करते हैं, सोशल ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पे क्या करते हैं, अपने हक की भी बात करते हैं, मांग करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विरोध भी करते हैं जो विरोध के योग्य है उसका। ठीक है, तो सिंपल से कहानी है इसकी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी मेंटेन करेंगे आवश्यकता पड़ने पे, है ना, क्योंकि नियमों का पालन करेंगे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या करेंगे, अपने हक के लिए भी आवाज उठाना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट दोनों की बात होगी। ये मिला जुला मिक्सअप रूप है कि हाँ ठीक है, जब नियम मानने वाला होगा तो मानेंगे, ठीक है, अच्छा है, समाज की बेहतरी के लिए है, उसको मानेंगे, लेकिन जब क्या होगा, ये सही नहीं होगा हमारे लिए, हमें लगेगा कि हमारे राइट्स कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका विरोध करेंगे, अपने राइट्स के लिए क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात आ जाएगी आपकी सेकेंड स्टेज में, यानी कि ये सबसे लास्ट आपकी स्टेज है, लास्ट लेवल की लास्ट स्टेज। इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सेकेंड स्टेज है आपकी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मतलब ये ऐसी स्थिति है जहां पे व्यक्ति क्या करेगा, उसके कुछ स्वयं के सिद्धांत होंगे, है ना, उनके हिसाब से अपने नैतिक मूल्य को खुद विकास करेगा, और समाज के लिए जो उसे अपने व्यक्तिगत तौर पे ठीक लगता है, उसे लगता है मैं ये करूंगा तो समाज को ये भला होगा, है ना, तो उसके लिए वो कार्य करेगा। यानी कि ये एक हाई लेवल की स्टेज होगी, यहाँ तक पहुँचना सबके लिए आसान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेना चाहें तो आज़ादी के टाइम पे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, उनको इसमें रख सकते हैं इस श्रेणी में। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, है ना, भगत सिंह जी हो गए, है ना, भगत सिंह, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये जो मतलब कि बस ये था उनके लिए कि जो भी हमारे लिए बेहतर होगा, मेरे सिद्धांतों के हिसाब से जो बेहतर होगा मैं वो करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो समाज के नियम है मैं उन्हीं को ही मानूंगा, है ना। जैसे भगत सिंह जी का मानना था कि क्या था कि शांति से कुछ नहीं होगा, अहिंसा के प्रयोग से कुछ नहीं होगा, हमें हिंसा करनी ही पड़ेगी, है ना। तो वो उनका सिद्धांत था पर्सनल कि हाँ ऐसे कुछ नहीं होगा बैठे रहने से, जब तक कि हम क्रांति नहीं करेंगे तब तक क्या आज़ादी मिलना मुश्किल है ना। तो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि हाँ जो इनके खुद के जो नियम होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी थे तो वो मानते थे कि शांति के प्रयोग से ही आज़ादी को हासिल किया जा सकता है ना, अहिंसा के प्रयोग से ही हासिल किया जा सकता है, ठीक है। और भगत सिंह जी क्या थे, ये मानते थे कि नहीं, जब तक कि हम क्रांति नहीं करेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो क्या था, ये दोनों के अपने अपने सिद्धांत थे, अपनी अपनी वैल्यूज थी, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, वर्ग किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली स्टेज होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो समझ लें नैतिक विकास के सबसे चरम स्तर को प्राप्त कर लेता है, कि मतलब कि जो उसके सिद्धांत होंगे, जो उसके उसूल होंगे, उसके हिसाब से वो काम करेगा, है ना। और यहाँ पे क्या करेगा, लोगों मानवता के सिद्धांतों की बात होगी, यहाँ पे जो भी काम होगा सिद्धांतों, अपने सिद्धांतों के हिसाब से मानवता की भलाई के लिए वो कार्य करेगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेजेस थी कोलबर्ग के हिसाब से। कोलबर्ग जी की सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ ली, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हमने क्या की, पढ़ ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आलोचना, ठीक है। जो कैरल मतलब कि क्या होता है जब हम कोई काम करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो हमें एप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा एक होता है कि आलोचना भी देखने को मिलती है।
जैसे कि कोलबर्ग जी क्या हुए, पियाजे जी के काम से प्रभावित हुए, है ना, उन्होंने अपनी मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप की। तो उसी तरह इनकी आलोचना भी हुई। तो आलोचना इनकी किसने की थी? जो इनका सबसे पहले आलोचना हुआ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कैरल गिलिगन एक लेडी थी, कैरल गिलिगन, ठीक है। इन्होंने क्या किया? आलोचना की इनकी, आलोचना की। इन्होंने बोला कि ये जो थियोरी है ये सारे कल्चर के लिए फिट नहीं होती है, सारे कल्चर पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कल्चर, फॉर ऑल कल्चर, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि भेदभाव हुआ है इसमें। अब भेदभाव कैसे हुआ है कि जितने भी इन्होंने सैंपल्स लिए थे डायलोमास के, वो क्या थे? मेल्स पे ही इन्होंने क्या किए थे? अप्लाई किए थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो लेडीज होती हैं मेंस के इन द कंपैरिजन ऑफ मेल, मतलब पुरुषों की तुलना में जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनके डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में और पुरुषों के डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन्होंने बोला कि ये भेदभाव गुड थ्योरी थी, इसमें क्या हुआ? दोनों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली? क्या थी? परिकल्पना पर आधारित थी, परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बेस्ड थी, परिकल्पना पर आधारित थी, ठीक है। यानी कि ये जो स्टोरी थी इनकी, इन्होंने क्या किया था? कल्पनात्मक रूप में सोचा था, इसको हम रियल में जब ये हुआ ही नहीं तो हम इसको क्यों मान लें। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? इनकी आलोचना की। इससे पेपर में हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार। मेरे भी एग्जाम में आया था इस बार भी, है ना, इस बार ही मैंने पेपर दिया है, पहली बार तो आया था, ठीक है। तो तीन ही मेन, जो तीन है आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके पियाजे जी हो गए, वाइगोस्की जी हो गए और कोलबर्ग जी हो गए, इन तीनों से तो हर बार आप देख सकते हैं, अभी तक सीटेट के एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही रहता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट जो थियरीज थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने कंप्लीट कर ली है आज। पियाजे जी की थ्योरी, वाइगोस्की जी की थ्योरी और किसकी थ्योरी? कोलबर्ग जी की थ्योरी अभी हमने पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है। जिसने भी नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, बेहतर स्कोर पाने हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।